नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और आज की जो बड़ी बहस है वो बड़ी बहस है कि क्या देश में कोई आर्थिक सुनामी आने वाला है, कोई बड़ा राजनीतिक संकट, इतना बड़ा राजनीतिक संकट आने वाला है जिससे 1975 की तरह इमरजेंसी लगाना पड़ जाए। ये सवाल कहां से उठा? ये सवाल उठा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी निराशा वाली बातों पर बहुत कुछ कहा है, जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री को यह जवाब देना पड़ा क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, राजनीति की बात हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही थी। लेकिन यह तो बात हुई कि क्या सवाल उठे और क्या जवाब दिए गए। इनके बीच में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की? दुनिया भर में चुनौती तो है, तो भारत में भी चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर क्या है? और बात जब राजनीति की हो तो इसमें तो बहुत किंतु परंतु भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं कैसे एक के बाद एक बीजेपी और एनडीए की जीत होती जा रही है। पूरे देश में बीजेपी और एनडीए का शासन फैलता जा रहा है। तो ऐसे में कोई राजनीतिक चुनौती भी तो वैसी दिखाई पड़ती नहीं है जिसमें कोई निराशा हो और जिसमें निराश हो करके, हताश हो करके 1975 की तरह इमरजेंसी लगाना पड़ जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं और ऐसे सवालों को उठाने के पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है ऐसी बातें फैलाने का? क्योंकि इन सब के बीच हो ये भी रहा है कि इन स्थितियों का फायदा दूसरी ताकतें, बाहर की ताकतें भी उठा सकती हैं। जब आप इस तरह की बातें, आपका एक धड़ा इस तरह की बात करे आपके राजनेताओं का, तो जाहिर सी बात है लोगों की भी नजरें रहती हैं। लेकिन सही तस्वीर क्या है और फिर इस समय देश में चल क्या रहा है आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर? और निराशाजनक तस्वीर है या फिर आशा से भरी हुई तस्वीर है जो 2047 के विकसित भारत की तरफ हमें लेकर जा रही है? आज राष्ट्रमंच में इन्हीं सवालों पर और इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात। और हमारे साथ बड़े बड़े दिग्गज जुड़ेंगे इसमें अपनी अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन पहले जरा आपको वो बातें सुनवा देते हैं जिनसे ये सवाल उठा और जिनकी वजह से आज हम ये राष्ट्रमंच का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बात कही है वो सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 सालों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है। सुनिए। देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 में तो भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट को हासिल किया है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति।
तो प्रधानमंत्री ने दोनों मोर्चे पर बात कही, राजनीति के मोर्चे पर भी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी। और प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निराशाजनक बातें कही थी, तो प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, ये जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। ये बातें आपको सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष की और भी कुछ बातें कही थी कि राजनीतिक तौर पर ऐसे घिर जाएंगे कि 1 साल के अंदर पद छोड़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, यानी तो इमरजेंसी लगाएंगे 1975 की तरह। ये अपनी तरफ से बोलते हैं, 1975 में इस देश में इमरजेंसी लग चुकी है, इसलिए कह रहा हूं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी दरअसल भारत बदनाम ब्रिगेड के सदस्य बन गए। हमारी 8.8 जीडीपी जब रहती थी तो उसकी आलोचना होती थी। आज 7.7 पे इतरा रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं। अरे पहले अपने रिजर्व बैंक से तो बात कर लेते। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि अभी टफ टाइम है हेड। तो राहुल गांधी की बात का तो आरबीआई गवर्नर दोनों एक ही बात कर रहे हैं और आप 7.7 पे। हमारे मोदी जी क्या दुर्दिन आ गए हैं। मनमोहन सिंह के ज़माने में पॉलिसी पैरालिसिस थी और इन्फ्लेशन डबल डिजिट था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हार्डली 200-250 बिलियन डॉलर थे, आज वो 700 बिलियन डॉलर्स के पार है। हमारे हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स भी है और पूरी दुनिया हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहती है। परंतु राहुल गांधी सोरोस के एजेंडे पे चलते हैं, सोरोस की सुपारी लेते हैं और भारत की जो भी उपलब्धि होती है, चाहे लोकतांत्रिक उपलब्धि हो तो उसको नीचे करने का काम करते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। इकोनॉमिक उपलब्धि हो बोलते हैं इकोनॉमी इज डेड। सैन्य उपलब्धि हो ऑपरेशन सिंदूर की तो भारत की सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। राहुल गांधी भारत बदनामी ब्रिगेड के सदस्य बन चुके हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा कि विदेश नीति तो कोलैप्स हो गई है, अर्थव्यवस्था को लगातार झटके मिल रहे हैं और ये लोग मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेज गति से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है। जितनी लार्ज इकोनॉमीज है, जितनी मैच्योर्ड इकोनॉमी है, उस सब को अगर उठा के देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जो कि तेजी से दौड़ रही है, पटरी पे है, तेजी से दौड़ रही है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, जीडीपी ग्रोथ भी है और जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है या हाई फ्रिक्वेंसी डेटा वो दिखाती है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूरल इकोनॉमी में है, अर्बन इकोनॉमी में है। तो इसका श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जो भी रिफॉर्म मेजर्स लिए, पॉलिसी इनिशिएटिव लिए या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और सही पे सही समय पे सही जो डिसीजन लिए और आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए जो उन्होंने उपाय किए, उसके कारण आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। वही विपक्ष के और भी नेता जो हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सपा के नेता राजीव राय ने कहा कि इनके आंकड़े तो माशाअल्लाह हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष श्यामिक भट्टाचार्य जी ने कहा कि सारा विश्व जब युद्ध में अस्थिर है तो उस समय भी भारत ने दुनिया को एक नई चमक दी। इनके आंकड़े तो माशाअल्लाह। मैंने सीधा सा सवाल प्रधानमंत्री जी से सदन में पार्लियामेंट में पूछ लिया था कि अगर आपके सारे आंकड़े सही है कि 25 करोड़ लोगों को आबादी रेखा से ऊपर लाए, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और सब कुछ अच्छा है,
तो जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं 10 सालों से, वो 79,99,999 क्यों नहीं हुआ, एक भी कम क्यों नहीं हुआ? दोनों बातें सही कैसे हो सकती है? सारा विश्व जब युद्ध के लिए एक अस्थिरता की भीतर जी रहे हैं, तो उस समय भारत की वृद्धि तो पूरा दुनिया को एक नया चमक दे दिया। देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस जगह पे पहुंच गया, तो आने वाला कल में या 2047 में विश्व के 1 नंबर शक्ति होकर उभरना ये तैयार हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है। तो भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। का जीडीपी सब मैनिपुलेटेड है, देश खड्डे में गया है, देश बिका गया है, पूरा देश को बेच दिया है, देश को पूरी तरह बेरोजगार रास्ते पर आ रहा है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल का गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। मई महीने में कितना सोना बेचा गया, आपके इसमें कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल गया, ये जरा सच्चाई बताए तो जीडीपी की हालत पता चल जाएगी। पूरी दुनिया में कई देशों की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है, वहां हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी नीति चलाई है कि आज हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे अच्छी हो रही है, और ये बड़ी उपलब्धि है। जो लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह की बातें भारत की इकोनॉमी के लिए कर रहे थे, उनको करारा जवाब है कि जीडीपी हमारी 7.6 से ऊपर चल रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। तो आपने नेताओं की बातों में सवाल जवाब सब कुछ देखा। एक तरफ से सवाल है, दूसरी तरफ से जवाब है। लोकतंत्र में सवाल जवाब बहुत अच्छा माना जाता है, पूछना चाहिए सवाल जवाब, लेकिन निराशा नहीं फैलानी चाहिए। हम भी राष्ट्रमंच पर इसी मुद्दे पर जब बहस कर रहे हैं तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल कि पीएम मोदी ने निराशावादियों को क्या जवाब दिया है, वो हम आपको कुछ सुना भी चुके हैं, आगे चल करके दिखाते रहेंगे। दूसरा सवाल कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कौन कौन सी वैसी निराशावादी बातें कही थी, कुछ सुनाएं, कुछ बताएंगे। तीसरा सवाल कि वैश्विक चुनौतियां हैं, तमाम चुनौतियां हैं, उसके बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कैसी है, सही तस्वीर क्या है, ना इधर की ना उधर की। चौथा सवाल देश की राजनीतिक परिस्थिति अभी कैसी है, ये तो आप लोग भी बहुत कुछ जानते हैं। अभी हाल के नतीजे भी जो चुनाव के आए उससे भी आप जानते हैं। पांचवा सवाल कि निराशा की बात करने वालों का फिर उद्देश्य क्या है, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसके पीछे मकसद क्या है। इन्हीं की करेंगे पड़ताल, इन्हीं सवालों की आज राष्ट्रमंच पर। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ऋषि शंकर मिश्र जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से और विपक्ष की तरफ से मजबूती से बातें रखते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ पूजा मिश्रा जी भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रमंच पर। मैं अवधेश्वर से जरा शुरुआत कर लेता हूं। अवधेश्वर, क्या जो हमने एक बात कही ये माना जाए, प्रधानमंत्री ने जो कल अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर जो भी बातें कही, वो मोटे तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुनामी, आर्थिक सुनामी, राजनीतिक तौर पर 1 साल के अंदर चले जाएंगे, नहीं तो इमरजेंसी लगाएंगे 1975 की तरह, फिर से बोल देता हूं, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, 75 में लग चुका है ना, इसीलिए बोल रहे हैं, उदाहरण है उपलब्ध। तो क्या उन्हीं बातों का जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अवधेश्वर, देखिए, केवल अगर हम इसको जवाब मानेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, देश के लोगों के साथ संवाद करना, उनको सच्चाई से अवगत कराना, उनको जागरूक करना और स्वयं सोचने के लिए बताना कि क्या परिस्थिति है, उसको आप स्वयं सोचिए। ठीक, ये एक नेता का दायित्व होता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने उस दायित्व को निभाया है और उसमें विपक्ष जो कुछ कह रहा है, खासकर राहुल गांधी जी जो कुछ कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो ये भी कह दिया कि मुझे तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर फोन कर रहे हैं
आपको याद है ना? अच्छा, ये दोनों बातें कितनी कंट्राडिक्टरी हैं। कौन कर रहे हैं? कितनी एक contradictory। साल में नरेंद्र मोदी 1 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। जी। अभी चले जाने वाले हैं। हम अब जुडिशियरी के अंदर से विद्रोह हो रहा है, वो सारा उन्होंने कहा कि जुडिशियरी के अंदर से विद्रोह हो रहा है। खुफिया विभाग भी सूचना दे रहा है। अच्छा, सबसे जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वो ये पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला, और प्रधानमंत्री जी न भी बोलो तो इस देश में एक वातावरण बनाने की क्या कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में जिस समय चल रहा था उस समय हमारे देश के लोग क्या कर रहे थे कि भैया हम तो बांग्लादेश से उसी समय किसान आंदोलन में ही बना दिए होते, हम तो पहुंच गए थे संसद तक। किसी को लगता है कि हम संसद पर चल के 10-20 धब्बा दे देंगे तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, जैसे संसद भवन में यहाँ की सरकार सिमटी रहती है। वो लोग 75-77 सब भूल गए। सोच कैसी है? जब नेपाल का चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने एक्स पर लिखा जी कि देश संविधान अब जेएनजी ही इस देश के संविधान की और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, हम जेएनजी के साथ हैं जी। ये भी एक कोशिश हुई है बिल्कुल। और ये जो सो कॉट जो है, ये जो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कॉकरोच को, तिलचट्टा, ये तिलचट्टा पार्टी जो स्थापित हुई सोशल मीडिया पर, उसके बाद से लगा कि अब कुछ जरूर हो जाएगा। मैंने कहा भाई जो तिलचट्टा, अब आज उसका प्रदर्शन था, मैं तो खुद गया था, 2-3 घंटे वहीं था। अच्छा, आप जाके देख लीजिए, लग रहा था सड़कों पर लोग उतरेंगे, क्या हो जाएगा। कहीं सड़क पर कुछ नहीं था। पहले था कि शायद पुलिस इनको परमिशन नहीं देगी। कल प्रकाश राज जी परसों पहुंचे थे, आज सब पहुंचे वहां। पुलिस ने कहा ठीक है कर लीजिए, लेकिन थोड़ा नियम पूर्वक करिएगा। हाँ, हम व्यवस्था आपकी सुरक्षा की कर देते हैं। और किसी को जाने आने में रोक नहीं थी, पुलिस उतनी ही सुरक्षा कर रही थी, लेकिन सड़क पर लोग ही नहीं थे, अलग अलग ग्रुप आके कर रहे थे जी। तो वो जो 20 लाख 25 लाख और 2 करोड़ फॉलोअर थे और वहां पहुंचते पहुंचते मैंने तो 1500 संख्या लिख दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की दृष्टि से वहां 700-800 लोग रहे होंगे। अलग अलग लोग देखने के लिहाज से आने वाले, यूट्यूब चैनल वाले, विदेशी मीडिया, और कुछ ग्रुप जो जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो अपना ग्रुप लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आयशा वाले प्रदर्शन कर रहे थे, वहां सीपीआई मिल के महासचिव प्रदर्शन कर रहे थे उसके साथ। ऐसे ऐसे लोग हमको मिले हैं वहां। बिल्कुल। तो सबसे तो राहुल गांधी जी और सबकी जो आज दृष्टि टिकी थी कि आज कुछ हो जाएगा, वो सबसे बड़ा फेलियर हुआ, जिसको उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा। देखिए ये समय पूरी दुनिया के लिए चुनौती का, मैं लास्ट बोल रहा हूं, उसमें पक्ष विपक्ष सबको उस चुनौती को का सामना करने के लिए तैयार यही है असली भूमिका, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी ढह रही है। जी। आपको यूरोप की इकोनॉमी ढह रही है जी। अमेरिका इतनी कोशिश के बाद अब जो सब आंकड़े आ रहे हैं कि हमने भारत पर इतने टैक्स लगा दिए, अब वो पता चल रहा है अमेरिका में जो टैक्स आपने लगाया वो सब जनता को वहां देना पड़ रहा है। हाँ, तो कौन देगा? वो वहां जनता को देना पड़ रहा है। आखिरकार तो टैक्स का बोझ तो वो स्थिति हो गई है दुनिया भर में जी। तो इसलिए इस समय का संकट यह है कि हालांकि भारत के सौभाग्य से तेल के मूल्य लगभग इस समय बहुत ज्यादा अब नहीं है, तो जो एक भय था हमारे अंदर कि वो होगा तो हमारा व्यापार घाटा 17 लाख करोड़ तक चला जाएगा, मुझे लगता है कि अब उसमें कमी आ जाएगी। दूसरा यह था कि हमारा जो चालू खाते का घाटा देखिए रिकॉर्ड में था, 0.8% था जी। ये भारत के इतिहास में किसके काल में रहा है भाई? इनकी सरकार गई थी तो 5.5% छोड़ के गए थे। बिल्कुल। और चालू खाते का घाटा का मतलब उसी क्राइसिस में हमारे देश में चालू खाते के घाटे को ही पूरा करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो जिसको डेड इकोनॉमी कहे, अगर वो 7.8% 7.7% से बढ़ रही है, जिसको कि वो तो रिजर्व बैंक का वो जो बता रहे हैं, रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट होती है वो 4 दिन पहले की होती है। रिजर्व बैंक भी संशोधन कर लेगा, वो भी बयान आ गया। तो वही कर रहा हूं, रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर ने कहा वो ये नहीं कहा कि जो अर्थव्यवस्था नहीं, उन्होंने कहा वैश्विक संकट, पूरा डिटेल छपा है। बिल्कुल, वैश्विक संकट के कारण मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, थोड़ी महंगाई बढ़ सकती है, उसका दबाव हो सकता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम भी इसी धरती पर हैं, हमारा कारोबार है पश्चिम एशिया के साथ भी, यूरोप के साथ भी, सभी के साथ। पश्चिम एशिया में संकट है, उसका असर तो होना है। अब सवाल यह कि असर कैसा होना है और सरकार उस असर को कम करने के लिए तैयारी कैसे कर रही है, मैं जानकारी दे रहा हूं। सरकार FII को, यानी कि सीधा विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कल भी सरकार ने फैसले लिए हैं। जो निवेशकों को ब्याज लगता था उसको हटा दिया है। मैं आपको बता सकता हूं, पीएम ने आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक आज भी ली है, ईज ऑफ लिविंग को लेकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। तो लगातार सरकार कदम उठा रही है। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा जी, ये बात तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं भाई कि हाँ, ये आर्थिक चुनौतियां हैं,
लेकिन क्या कोई आर्थिक सुनामी आने वाली है जिससे कि देश के लोगों को डराया जाए कि भाई सुनामी आने वाली है, ऐसी सुनामी आएगी जिसमें कि प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर अंदर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो इमरजेंसी लगा देंगे, जैसे कि यह देश 75 में देख चुका है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिए तो। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। लालचंद जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे आपने मेरा परिचय दिया कि ये सत्ता विरोधी बातों को रखते ना, हैं, मैंने कहा विपक्ष के समर्थन में। हाँ। विपक्ष के, ठीक है, तो वही सवाल हुआ। अब पत्रकार का काम है सरकार सवाल करने का। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अवधेश जी का जब परिचय देते हैं तो कह दीजिए प्लीज कि सरकार समर्थित पत्रकार अवधेश जी, थोड़ा कहिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इनको तमाम जो नाकामियां विपक्ष में ही देखती है और सरकार में जो सत्तासीन है जिनको जनता ने मैंडेट दिया है और देश आज रसातल में जा रहा है, उनमें इनमें सरकार के नाकामियों में इनको थोड़ा भी खामियां नहीं दिखती है। तो इसलिए जब परिचय दिया करें तो लिखा दिया कीजिए सरकार समर्थित पत्रकार, तो अच्छा होगा, जनता को जो माइंडसेट होगा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ऋषि भाई आगे बढ़ने से पहले सर, जैसे आपने कहा, आपने स्वीकार किया कि हाँ मैं विपक्ष के समर्थन में बातें रखने वाला विश्लेषक हूं, ठीक है, नहीं आपने कहा, हमने बोल दिया। वैसे जिस दिन अवधेश जी कह देंगे कि हाँ हमें सरकार समर्थित पत्रकार लिखिए, उस दिन हम लिखवा देंगे। अब बोलिए। देखिए, पत्रकारों का काम है सरकार से सवाल करना, सबसे। पत्रकारों का काम ये नहीं है कि विपक्ष से सवाल करना। नहीं ये स्टीरियोटाइप नहीं सर, ये स्टीरियोटाइप नहीं। किसको विपक्ष अगर कोई ब्लंडर करेगा तो लोकतंत्र में क्यों नहीं पूछेंगे उससे सवाल? लालचंद जी, जनता ने मैंडेट सरकार को दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। यदि जनता द्वारा दिए गए मैंडेट पर सरकार खरा नहीं उतरती है, पत्रकारों का दायित्व है, धर्म है कि सरकार को कुंभकर्णी निंदा से जगाया जाए। मैं ये थोड़ा सा सिर्फ डिफर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूँ। मैं डिबेट पे आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन एक लाइन अपना डिफरेंस रखता हूँ। इस स्टीरियोटाइप से निकल जाइए कि पत्रकारिता वही कर रहा है जो सरकार पर बिना वजह भी सवाल करता रहे। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सभी की जिम्मेदारी बनती है, सरकार में रहे, विपक्ष में रहे। विपक्ष के लोगों को भी लोगों ने चुना है, विपक्ष ने भी यहां पर दशकों तक राज चलाए हैं। तो जब हम सवाल पूछेंगे तो हमारा दायरा बढ़ेगा, सब जगह पर बढ़ेगा। एक एग्जांपल के साथ अवधेश सर, हाँ अभी है अवधेश सर, एक एग्जांपल भी दे देता हूं। इस देश में ऋषि भाई, इस देश में जब भी ये इमरजेंसी का डर दिखाया जाएगा, आपको क्या लगता है 75 की बात नहीं होगी? जरूर होगी कि 75 में इमरजेंसी यहां पर लगाई गई थी। मैं अवधेश जी की तरह नहीं हूं, मैं मानता हूं काला था वो दिन। अरे भाई, मेरे पर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो इनका डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं बीच में इसलिए आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं लगातार पर्सनल टिप्पणी करना ना, ठीक है, अब बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मानसिक रोग होता है ना। ऋषि भाई आप आगे बढ़िए, मुद्दे पर आ जाइए। इनका डिबेट नहीं बढ़ेगा, मुद्दे पर आइए। नहीं, आप अगर बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आज के मुद्दे पर आ जाइए दोनों। डिबेट आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अवधेश सर आप पर्सनल नहीं बोल रहे, आप पर्सनल बोला ना उन्होंने, नहीं बोल रहे। लगातार सुनिए, लगातार उनका एक मिनट का पर्सनल बोला, ठीक है, आप पर्सनल नहीं बोले। जैसे हम लोग एक अनैतिक और गैर ईमानदार लोग हैं, और ये लोग जो मैंने बोल तो दिया, मैंने कह दिया, हिंसावादियों के साथ मैंने कह दिया, झूठ फैलाने वालों के साथ अगर भ्रष्टाचार पर बात होगी, इस देश में ना एक संघर्ष चल रहा है। अगर भ्रष्टाचार पर बात होगी बचाने का तो इस देश में जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार है उसका जिक्र तो होगा ना, जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई हैं, वो चाहे सरकार से जुड़ी हुई हो या किसी दूसरी पार्टी से जुड़ी हो। ठीक है, अब रुक जाइए, अब नहीं ले रहे, सीमा है ना, अब ले रहे, अब नहीं ले रहे। अगर इनको गरिमा नहीं है कि डिबेट किसको बोलते हैं तो इनको टीवी डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। अब मुद्दे पर बोलेंगे, अब मुद्दे पर एक आध शब्द बोल दिया। ऋषि शंकर भाई रिक्वेस्ट अनुरोध है कि आप मुद्दे पर अवधेश सर रुक जाइए, मुद्दे पर आप सुन तो लीजिए। देखिए, पत्रकारिता धर्म क्या होता है लालचंद जी, जब कपिल मिश्रा ने
आदरणीय प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाया था, तो अवधेश जी ने सवाल नहीं किया था, ऋषि मिश्रा ने सवाल किया था और उस डिबेट को छोड़कर मैंने उस डिबेट को ट्वीट कर गया था। ठीक, मैं उस डिबेट का हिस्सा नहीं बना था जब प्रधानमंत्री पे के चरित्र पर सवाल उठाए थे। और ये बीजेपी वाले आज अपने गोद में बैठा रखे हैं कपिल मिश्रा को, तो मुझे मत पत्रकारिता धर्म सिखाइए। छोड़िए, नंबर 1, नंबर 2, छोड़िए इंडिविजुअल को, छोड़िए मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर आइए ऋषि भाई। चुनाव आयोग और राहुल गांधी को लेकर आपने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर बयान दिया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को लेकर खंडन भी तो नहीं किया है। खंडन किया तो बता दीजिए। करता रहेगा, खंडन करता रहेगा। अरे क्या बात करते हैं, कौन खंडन करेगा? जिस विषय को लेकर आप डिबेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर डिबेट कर रहे हैं, और आपने ही कोट किया है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुमको फोन करके ये चीज बताए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ट्विटर पे ही आके कम से कम खंडन कर दे। टाइम नहीं है उनके पास, चुनाव आयोग ऐसे नहीं है टाइम। ऐसे तू मैं क्यों पड़ेगा कोई? क्यों पड़ेगा? क्यों नहीं? अपने देश में वो कल्चर नहीं है ऋषि भाई। मैं वही कह रहा हूं, अपने देश में वो कल्चर नहीं है। नेता कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता उसमें तू मैं करने। गजब की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी यदि देश को कुछ झूठ परोस रहे हैं तो उनके चरित्र को पर्दाफाश करने की जरूरत है। और मुख्य चुनाव आयोग कहे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई वार्तालाप नहीं किया है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आर्थिक सुनामी की बात है, तो आप देख लीजिए किस सेक्टर में हमारे यहाँ ग्रोथ हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, आप अपने ही लालचंद जी, आपके पास मोबाइल कौन सी कंपनी का है बताइए? क्या चीज? मोबाइल? जी बताइए ना, मोबाइल कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बड़ा सस्ता मोबाइल रखता हूं मैं। हाँ वही, इंडिया का नहीं होगा, हमेशा से, नहीं होगा, चाहे किसी का भी केंद्र में किसी का भी शासन नहीं, ये यहीं का बना हुआ है, यहीं ग्रेटर नोएडा में बना है। अरे असेंबल हुआ है, गजब की बात करते हैं आप, तो विद्वान पत्रकार हैं आप। ग्रेटर नोएडा में बना है सर। असेंबल हुआ है, आप बताइए ना। अच्छा, आपका कहना है कि असेंबल हुआ है, बना नहीं है, तो पहले ये बता दूं, इससे पहले वाला मोबाइल यहाँ असेंबल भी नहीं हुआ था, बाहर का असेंबल किया हुआ लेना पड़ा था, क्योंकि यहाँ असेंबल भी नहीं होता था। आज मेरी बात कीजिए, टाटा का बना हुआ घड़ी पहन रहा हूं मैं, फास्ट ट्रैक। ठीक है, ठीक है, बहस को पटरी पर लाएंगे, अभी बहस को पटरी पर लाएंगे। हमारे साथ 2 प्रवक्ता और जुड़े हुए हैं। मैं ऋषि भाई आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। राष्ट्रमंच पर एक ब्रेक का समय हो गया है, फिर आता हूँ। राष्ट्रमंच पर समय हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बाकी दोनों प्रवक्ता भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। आज बड़े विषय पर बड़ी बहस की, क्या ऐसा कोई आर्थिक सुनामी जिसकी वजह से इमरजेंसी तक लगाना पड़ जाए? छोटा सा ब्रेक। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच। इस समय में हम सीधे अपने मेहमानों से जुड़ते हैं और एक बार फिर से ऋषि शंकर मिश्रा जी से एक लाइन का जवाब लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ऋषि जी बताइए, क्या अभी जो स्थिति है क्या इतनी नकारात्मक आपको भी लग रही है इस समय? अभी जो बताइएगा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइएगा ऋषि जी।
लगता है डिस्कनेक्ट हो गए ऋषि जी। सीधे कौशलकांत मिश्रा जी। कौशलकांत जी बताइए, ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लगता है अभी ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा ऋषि जी के पास आ जाएंगे। कौशल जी बताइए, जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं कि निराशावादी जो हैं वो अपना क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन जो हमारी स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी निकाल रही हैं, वो भी फ्रस्ट्रेशन में चली गई हैं, अगर वो कोई ऐसी बात कह रही हैं कि भाई ऐसी सुनामी आने वाली है आर्थिक तौर पर। कौशल जी। लालचंद जी, वो देश के बारे में नहीं बोल रहे थे, वो इंडी गठबंधन और कांग्रेस में आने वाली सुनामी के बारे में बोल रहे थे, उनकी जबान फिसल गई थी। सच्चाई ये है, क्योंकि जो हाल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का हुआ है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस का हुआ, और वही हाल, उतना ही बुरा हाल इंडी गठबंधन, जो गठबंधन तो है नहीं पर फिर भी जो भी है, तो वो भारत के बारे में नहीं, अपने गठबंधन के बारे में बोल रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी से सकारात्मकता की उम्मीद करना तो बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता। क्यों? उसके कुछ एग्जाम्पल याद कीजिए। जब पूरे विश्व में महामारी फैली हुई थी कोविड की, जी, और भारत ने बहुत सारी चीजों को बाईपास करते हुए कोविड की वैक्सीन बनाई थी, जिसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने बीजेपी की वैक्सीन बोला था जी, और कुछ लोगों ने तो जाकर के लगवाई भी नहीं थी पब्लिकली, चुपके चुपके लगवा ली थी, चुपके चुपके लगवा ली थी बाद में, ठीक। तो और उस वैक्सीन के दम पर पूरे भारत में वैक्सीन लगी और करीब करीब 80 देशों को सप्लाई भी की गई। उस समय क्या सवाल उठाते थे? सवाल उठा दिया, उस समय सवाल उठाया था कि बच्चों की वैक्सीन बेच दी, सारी चीजों पे सवाल उठाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से धारा 370 जब खत्म की गई थी, वो देश के लिए काम हुआ था, और उस पे जिस तरह के राहुल गांधी के स्टेटमेंट आए थे, वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के डोजियर में चिपका करके यूएन के काउंसिल में रखा गया था, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी कितने सीरियस हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, अपने देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। ठीक है। डोकलाम के ऊपर जो सवाल उठाया था, उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में हलफनामा देकर के माफी मांगनी पड़ी जी। उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाशते हुए किसान आंदोलन की गोद में जाके बैठे। किसान आंदोलन में मर जा मोदी के नारे के साथ पूरी पॉलिटिकल पार्टी को अपने खड़ा कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेड इकोनॉमी की बात की, जबकि आज भी पूरे विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत ही है। उस इकोनॉमी को, डेड इकोनॉमी के बारे में बात की। इन्हीं के लोग कहते थे डिजिटल इकोनॉमी, जो इस समय भारत की डिजिटल इकोनॉमी दुनिया की सबसे ज्यादा कवरेज वाली इकोनॉमी है, जिसमें सबसे ज्यादा, इनके नेता कहते थे कि चाय वाला, पकौड़ी वाला, सब्जी बेचने वाला डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा। आज देखिए, भिखारी भी भीख मांगता है तो स्कैनर लगा बेशक वो सारी उपलब्धियां हैं, वो सारी उपलब्धियां हैं। इसके साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने हर चीज, आप बताइए 2014 के बाद से राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी पॉलिसी भारत देश में हुई है जिसके बारे में एक भी पॉजिटिव शब्द बोला हो? ऋषि जी जवाब देना चाह रहे हैं, उम्मीद ही बोलिए नहीं ऋषि जी कि वो क्या कर सकते हैं, तो उनकी वो क्या कहते हैं वो भूल जाना चाहिए। ऋषि जी जवाब दें। देखिए लालचंद जी, किसी भी देश का इकोनॉमी बेहतर कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है, उसके कई पैरामीटर है। आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखिए, रीजन जो है, हमारे जो करेंसी है, रुपया जो है, डॉलर के कंपेरिजन में कितना डीप जा रहा है, क्यों जा रहा है? ये सवाल करना क्या देशद्रोह है? नहीं, देशद्रोह नहीं है भाई, देशद्रोह क्यों? बिल्कुल नहीं। सुनिए, राहुल गांधी यही सवाल न कर रहे हैं कि डॉलर के तुलना में रुपया क्यों गिर रहा है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी यही सवाल करते थे, तो किसी ने उस समय नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी देशद्रोह वाली बात। हाँ, आपकी बात यहाँ सही है, सवाल करना देशद्रोह नहीं है। नंबर टू, मेड इन इंडिया की बात करते हैं। इतना बड़ा इंडिया बाजार है, हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसका वर्ल्ड मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, क्यों एक्सपोर्ट जो डिफिशिएट बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कौशल जी कहते हैं कि ये देशद्रोह कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तो लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? तो इन पैरामीटर पर सवाल करना क्या देशद्रोह है क्या? कौशल जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर पूजा मिश्रा जी के पास भी जाना है। ऋषि जी, आप ये बताइए
जब मनमोहन सिंह की या ये कहें कांग्रेस की सरकार थी तो कितना डिफेंस का एक्सपोर्ट होता था, उससे 300 गुना ज्यादा आज डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। हम मोबाइल एक्सपोर्ट में नंबर 1 नंबर 2 आ चुके हैं। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यानी आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया काम कर रहा है ना? और एक आखिरी बात मैं अपने फील्ड की बात बता रहा हूं, आप बताइए ना। सुनिए तो अभी कल हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कार्डियक सर्जन थे। उन्होंने कहा वो जब विदेश में गए और जाकर के जब उन्होंने देखा कि वहां की धरती पर जिनेवा में इंडिया का मेड इन इंडिया का माई वॉल लग रहा था, तो उसको देख करके एक ऐसी फीलिंग आई कि हमारे देश का मतलब उनके वर्ड थे कि गोरे भी भारत का वॉल्व लगा रहे हैं। इससे बड़ा किसको कहेंगे मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया? ऋषि जी जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि पूजा जी के पास जाना है। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की हमेशा वैल्यू है और कोई भी क्रिटिसिज्म करते हैं आप, वो देशद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन आप एक पैरामीटर बोलिए बाकी के पैरामीटर को भूल जाएंगे, इकोनॉमी पे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। बोलिए ऋषि जी जल्दी से। लालचंद जी हमारे भाई जो हैं डॉक्टर हैं और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं इतने निकम्मे हैं कि एक पेपर सही से नहीं करा पाते हैं। और हम ठीक है पहले भी पेपर लीक हुए हैं, महाशक्ति कर पाते हैं, पेपर लीक पहले भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं सहमत हूं कि पेपर जो है सही होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अब सीधे पूजा मिश्रा जी के पास, पूजा मिश्रा जी के पास सीधे। पूजा मिश्रा जी, एक बात यह है कि देखिए आर्थिक तौर पर जो चुनौती है वो दुनिया में कैसी है, अपने यहाँ कैसी है, ये एक बहस का विषय हो सकती है। लेकिन बात जब इमरजेंसी की आती है पूजा मिश्रा जी, तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी 75 के इमरजेंसी का दंश झेला है। इमरजेंसी वाली बात तो कहीं से नहीं है और कभी समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि इस देश में इमरजेंसी की बात भी हो और ना वैसी कोई स्थिति है। पूजा जी। लांछन जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। आपको पता है कि जिस परिस्थिति में पहले 75 की जो आप बात करें इमरजेंसी लगाई गई हुई थी, उसके बाद में 48 अमेंडमेंट हुआ था, वैसे जो है मामूली क्या कोई बहाना निकाल करके इमरजेंसी लगा दे ऐसा सिचुएशन जो है नहीं आने वाला है, क्योंकि वो अमेंडमेंट ही इसीलिए किया गया हुआ था। और ये बात सही है कि उस समय जो है जो जेपी आंदोलन उठा हुआ था, श्रद्धेय नेताजी भी इमरजेंसी के समय में जेल गए हुए थे और हमारा इतिहास रहा है, हम गलत के अगेंस्ट में हमेशा खड़े रहे। मैं अभी इतनी देर से सुन रही थी, सब कह रहे थे अभी जो है जब सबसे पहले फर्स्ट वक्ता ने कहा, उन्होंने जो है युवाओं को कहा वो तिल चट्टा कॉकरोच, मतलब जो सीजीआई ने कहा था। हिंदी में तो यही नहीं बोलते हैं पूजा जी कॉकरोच को हिंदी में तो हम लोग यही बोलते हैं। कॉकरोच को मैं बिल्कुल, मैं कह रही हूँ तिल चट्टा कहा, मैं बोलूँ अर्थोपोडा कहा, मैं चली जाऊं, मैं जो है बायो स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे बिल्कुल पता है। तो ये तिल चट्टा कहा जा रहा है और उनके आंदोलन का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ 800 लोग, मैं को 1500 लोग, अगर एक कॉल पर बिना जो सोचिए जो कॉल कर रहा है वो व्यक्ति बाहर से आज ही लैंड कर रहा है और इतने लोग जो है वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, आपको पूरा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करना पड़ रहा है, वो चिंताजनक है। अगर हमारे देश का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, बार बार इकोनॉमिकल ग्रोथ है, जीडीपी छूले आसमान, पैसा छूले आसमान, लेकिन 1% के पास में अगर 90% निहित हो रही है और 90% जनसंख्या के पास में इनकम नहीं रह रहा है, तो ये समस्या है। और ये हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ के शेप है, इस बात को इकोनॉमिक भी डिनाई नहीं कर सकते, यहाँ बैठो कोई भी डिनाई कर दे। चुनौतियां हैं, अभी वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब कहाँ दे रहे हैं? अभी जो आरबीआई के गवर्नर ने कहा हुआ है कि महंगाई दर जाकर के 5.1 होने वाली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने जो भी बातें कही है वो हम लगातार चला भी रहे हैं पूजा जी, और जो लगातार वो आंकड़े बता रहे हैं अपने दर्शकों को। दर में वृद्धि हो सकती है ना, वो मैक्सिमम 3 एस्टिमेट किए जा रही है, तो इसका मतलब 2.1 का डेफिसिट तो अभी दिख रहा है ना, कि हमारी जो महंगाई बढ़ेगी 2.1 अभी डेफिसिट दिख रहा है, इनकम बढ़ने के जो एस्टिमेशन है, तो चिंताजनक तो है। इस पे प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफा वार्ता करते हैं। ये जो छात्र भी आंदोलनरत है, ये वही छात्र हैं जिनसे माननीय प्रधानमंत्री क्लास 12 में संवाद किया करते थे। मैं जो है मुझे पता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद चालू हुआ था कि 2014 में संवाद करेंगे, और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं हुआ करती थी उस टाइम पे कि छात्रों से मिल रहे हैं। अब वही छात्र सड़क पर हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मजाक मत उड़ाइए, 17 साल के बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया, मजाक नहीं उड़ा रहा पूजा जी, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। अवरेज जी ने मजाक उड़ाया कि वो देखे कुछ ना कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो कुछ लोग भारत देश के कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। लेकिन पूजा जी कुछ सवाल है, कुछ सवाल जो है उनका सामना सबको करना है। खड़े हुए हैं और आपको लालचंद जी मन नहीं करता प्रधानमंत्री से एक बार सवाल पूछा जाए? प्रधानमंत्री जी एक तरफा वार्ता करते हैं,
अपनी मन की बात करते हैं। ये कहां से जवाब हो गया? जवाब तो तब होगा ना जब आप सवाल सुनेंगे। आप सवाल सुनते नहीं, आप कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, नहीं आप जवाब पूरा नहीं डेटा दे रहे है हैं। आप अपनी पूजा मन जी, की पूजा बात जी जो है, पूरा आप बस डेटा है गलत कि कर दे रहे प्रधानमंत्री हैं। ने आप जवाब कितने नहीं दे इंटरव्यू दिए हैं और कितने लोगों से बातें की हैं। ये पूरा डेटा है, पूरा डेटा है उसका। और खास तौर पर चुनाव में जाने से पहले अपनी जिम्मेदारी के तहत प्रधानमंत्री कितने इंटरव्यू देते हैं, दे चुके हैं, उसका भी डेटा है। बिना जवाब देते हैं, वो मन की बात करते हैं। मन की बात उन्होंने मन की बात तो रेडियो पर होती है, ये तो हम सब जानते हैं। मन की बात रेडियो पर होती है और उसमें ये भी बात है, दर्शकों ये भी बात आप जरूर समझ लीजिए। मन की बात में प्रधानमंत्री एक भी राजनीतिक बात नहीं करते हैं। आप सबने भी सुना होगा, मन की बात पूरी तरह से राजनीतिक बातों से दूर हुआ करता है वो कार्यक्रम पूरा का पूरा। पूजा जी, उसमें राजनीतिक बात नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री जी को देखा हुआ है, हमने देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम रखते देखे, कैसे देखे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं बने हैं हमारे जानने में कि हमारे प्रधानमंत्री पहले बन गए हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं अवधेश जी के ऊपर। अब देश सर, इस देश में लोकतंत्र में कितनी बड़ी गुंजाइश है सबके लिए, विपक्ष के लिए, विपक्ष की आवाज के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था कि इस आजाद देश में सबकी आवाज के लिए इतनी गुंजाइश है कि ये सड़क, ये तोड़ फोड़, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अवधेश सर, कभी जेएनयू के किसी छात्र को हीरो बनाने की कोशिश, कभी गुजरात के 2-3 नौजवानों को हीरो बनाने की कोशिश, कभी मध्य प्रदेश की एक लड़की को किसी बात को लेकर हीरो बनाने की कोशिश। ये समय समय पर चलता क्या है इस देश में? और इसी सिलसिले में ये इस समय भी हो रहा है। ये चलता क्या है इस देश में? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग इतने हैपनिंग मूड वाले हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, होते रहने से थोड़ा मजा आता है, ये वाला भाव है क्या? होता जाता तो कुछ नहीं है। हमने जेएनयू के स्टूडेंट को भी देखा, हमने गुजरात के लड़कों को भी, नौजवान लड़कों को भी देखा, क्या किया उन्होंने, किधर गए, और जेएनयू के लड़के भी किधर गए, ये भी हमने देखा। ये लेकिन कुछ कुछ होते रहना चाहिए, तब अच्छा लगता है। नहीं, आपने बहुत गंभीरता से प्रश्न किया है जी, लेकिन अगर विपक्ष की ओर से उत्तर ऐसे ही गंभीरता से आया होता तो अच्छी बहस हो सकती थी। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने कॉकरोच पार्टी का मजाक नहीं उड़ाया, उपहास उड़ाया है। मतलब और ज्यादा मैं उसको कह रहा हूं पूजा जी को जी, मैं कॉकरोच पार्टी का उपहास उड़ाया हूं। उपहास से ज्यादा वो हैसियत नहीं रखते हैं कि आप, मतलब अब इन लोगों को क्या, समाजवादी पार्टी आप सोचिए किस धारा से आई है और उसकी धारा देखिए कि आचार्य नरेंद्र नाथ, वहां छात्र बता रहे हैं, राम मनोहर लोहिया। पूजा में सुनिए ना, पूजा आप उंगली अब मत उठाइए, आपने पूरा बोला, मैंने शांति। पूजा मिश्रा जी जरा जंतर पर चली जाए और पता चल जाए कि भैया वो कॉकरोच पार्टी के सामने आसपास जो बैठे हुए हैं कौन लोग हैं। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा से आती है। अगर समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि कॉकरोच पार्टी, अरे वो तो मजाक के लायक भी नहीं है, उपहास भी उसके लिए छोटा शब्द है। अगर इस देश में कोई सरकार रहे, सुनिए पूरी बात सुनिए ध्यान से, मैंने आपको सुना है, आपके अंदर निराशा हो सकती है देश को लेकर के, सुनिए आपके अंदर देश को लेकर निराशा हो सकती है। हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए लगाई है, सुनिए ध्यान से, आप सुनते नहीं है, आप अपनी बात करती हैं। जो भी इस देश में हिंसक अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, जो भी इस देश में झूठ फैलाकर एक अर्बन नक्सल और माओइस्ट जो है हिंसा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, लोगों को भड़काएगा, उसका विरोध होगा। लेकिन इनके पास वो क्षमता भी नहीं है। इसका तो हम तो सीरियसली क्या विपक्ष की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उनके अपने लोग नहीं कर सकते? आप तथ्यों पर जब नहीं जाएंगे पूजा जी, नहीं सुनिए पूजा जी, क्या विपक्ष के अपने लोग अपनी अगर शक्ति इतनी तथ्यों पर दयनीय नहीं हो गई जाएंगे है? तो जनता आपसे प्रभावित नहीं होगी, आपको फैक्ट पर जाना पड़ेगा। अभी ऋषि शंकर मिश्रा जी ने कहा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। आज का ही आंकड़ा है 10.3% की दर से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ठीक है, पिछले महीने 8.8% की दर से। तो आंकड़ों के आईने में तो किसी का झूठ चलेगा नहीं ना, वो चलता नहीं चाहे है, ये पक्ष हो या वो पक्ष। आप बोलते रहिए, आंकड़े के आईने जो है वो सच दिखाएंगे। विरोध तथ्यों के आधार पर होगा, फैक्ट्स लेकर। महंगाई 8.5% छोड़ के गए थे और अब अभी तो 4% के खुदरा महंगाई दर नीचे है, अभी 4% के नीचे है। ठीक है, पार्टी अपने स्तर पे
जो उसको मोमेंट उठाना है वो अपने मोमेंट उठाती रहेगी। हम तो इसलिए जो है नहीं मैं पूजा जी उस समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं किया गया है। सुनिए पूजा जी उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या अब इस देश का आपको क्या समाजवादी पार्टी नहीं क्या एक समाजवादी पार्टी हिंसा अराजकता फैलाने वालों के साथ है? पूजा जी जिस समय समाजवादी पार्टी बनी थी, सुनिए आपको नहीं मालूम है, समाजवादी पार्टी जिस समय स्थापना हुई थी मैं वहां था जी, मैंने उसको साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखा है उस पर जी। हमारे व्यक्तिगत संबंध सभी नेताओं, लेकिन अब तो नेता ही नहीं है। आप 1990 की बात कर रहे हैं, जिस समय 89-90 में शायद 92 में बनी थी। ठीक है, 92 के अक्टूबर में वो पार्टी बनी थी। उसके पहले नेताजी जनता दल में हुआ करते थे। नहीं मैं उस जी ठीक है, तो वो लेगेसी है। पूजा जी कितनी समृद्ध लेगेसी है, और उसके बाद इतनी समृद्ध लेगेसी के बाद अपनी बातों को रखने के लिए आपके अपने कार्यकर्ता, आपका अपना संगठन कम पड़ रहा है, जो ये इंटरनेट और ये वेबसाइट और ये अमेरिका से कोई आया है। आपको 111 विधायक है, 37 आपके सांसद हैं। आपको मैं नहीं समझता, इससे पता चलता है मैं नहीं समझता कि देश की बड़ी विपक्षी पार्टियां इतनी दयनीय हो गई है। ऐसा कैसे मान सकते हैं हम? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद ऋषि शंकर जी की प्रतिक्रिया लेंगे और कौशल जी के पास भी जाएंगे। छोटा सा ब्रेक राष्ट्रमंच पर, उसके बाद जल्दी लौटते हैं, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच। ब्रेक से पहले काफी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, क्योंकि इस देश के विपक्ष को क्या अपनी बातें रखने के लिए, सरकार को घेरने के लिए क्या निराशाजनक बातें फैलाने की जरूरत है, या फिर कोई इंटरनेट पर आएगा और वो ये बातें रखेगा? ऋषि शंकर मिश्रा जी, मैं ये मानता हूं कि देश का विपक्ष, देश की बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां इतनी दयनीय, इतनी दरिद्र नहीं हो गई है कि उनकी लड़ाई कभी कोई JNU के कैंपस से आके लड़ेगा, कभी कोई 3 लड़का गुजरात से लड़ेगा, फिर हाशिए में चला जाएगा, चाहे वो JNU के कैंपस का लड़का हो, गुजरात का 3 लड़का हो, या कहीं का कोई और हो, कभी कुछ और कभी कुछ और। क्या देश का विपक्ष इतना दरिद्र और इतना दयनीय हो गया है क्या? फिर उन बच्चों को बीजेपी गोद ले लेगी। ये भी बता दीजिए आगे कि उन बच्चों को, गुजरात के जो बच्चे हैं उनको बीजेपी गोद ले लेगी, वो कश्मीरी वाली बच्ची को भी बीजेपी गोद ले लेगी। सोचिए ना कैसी घर वापसी कराती है ना। घर वापसी वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं। अवधेश जी भी वॉशिंग मशीन रखते हैं। ये बीजेपी का आधा अधूरा काम ये भी करते हैं, ये भी साफ करके भेज देते हैं। अवधेश जी ने कहा खुदरा महंगाई दर की बात की, इन्होंने थोक महंगाई दर की बात नहीं बताई कि अप्रैल 2026 में 1.30% पहुंच गई है, जो थोक महंगाई आम आदमी पर नहीं पड़ता है ना भाई। अरे क्या तो फैक्ट्री के सामने कच्चे माल। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य जोड़ देना चाहिए। थोक महंगाई आरबीआई ने जो अपनी बात कही है, उसमें ये कही है कि आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ थोड़ा सा थोक महंगाई को लोग एक मानते हैं कि हमारे खर्च करने नहीं जी, थोक महंगाई अलग विषय है। ठीक है, ये देखिए हम बयान चला भी रहे हैं। थोक महंगाई आरबीआई ने जो बातें कही हैं वो एज इट इज, जैसी बातें जो कही हैं, जो पॉजिटिव है वो भी चला रहे हैं, जो आने वाले समय में चुनौतियां वो भी हम चला रहे हैं। ऋषि शंकर, हमारी आवश्यकता खुदरे से पड़ती है। हम अवधेश जी के बीच में नहीं बोलते हैं, बड़े ठीक है, सम्मान करता हूं। अवधेश जी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बोलते हैं, आप भी बोलिए। अरे हमारे मुजफ्फरपुर के ही हैं दोनों भाई, एक ही। बिल्कुल, हमें तो लगता है कि आप दोनों में 60 गांठ है।
देखिए, तो जो थोक महंगाई दर है विगत 42 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पे है जी, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहां तक जंतर मंतर पे जो बच्चे और युवा आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान यदि पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक मंत्री है और उस पेपर लीक मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? छात्रों, विद्यार्थियों और बच्चों की मांग ये तो हो सकती है जायज मांग कि पेपर लीक ना हो। छात्रों, विद्यार्थियों और नौजवानों की ये मांग हो सकती है कि पेपर सही ढंग से कराया जाए, लेकिन ये छात्रों की मांग कैसे हो सकती है कि XYZ इस्तीफा दे? ये नहीं हो सकता। लालचंद जी, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वो पाकिस्तान से आए हैं क्या? नहीं, वो उनका हक नहीं है क्या? इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलोअर्स की बात तो आई थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से कैसे आएंगे? वीजा लेना पड़ेगा। गजब की बात करते हैं। इसीलिए शायद तादाद भी बड़ी कम दिखाई पड़ रही है। कौशल कांत मिश्रा जी, जो बातें उठाई जा रही हैं कि भाई नौजवान या कोई भी अपनी बातें रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में उसकी उतनी सी गुंजाइश तो है कि बात रखी जाए। लेकिन ये जो भी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, सरकार इतना तो मान रही है कि भाई आगे बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। वहां अभी विदेश में भी बोल चुके हैं कि अगर ये स्थिति नहीं संभली तो हमने पिछले 1 दशक में जो उपलब्धि हासिल की है उस पर पानी भी फिर सकता है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। लालचंद जी, समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार सब छात्रों के साथ है, सब देश के युवा के साथ है, और यही वजह है कि नीट का एग्जामिनेशन कैंसिल करके उसके ऊपर जो कमेटी बनाई गई है और उसके ऊपर एक्शन हुआ है। सारी चीजें जो हो सकती हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है और हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच भी नहीं रहे। हाँ, हमारी सरकार है और हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी लीक हुआ उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रमंच के इस प्लेटफॉर्म से आप देश के युवाओं को यह भी कहिए कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ऐसी नजीर बने कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। आप देखिएगा ये फ्यूचर में क्या होगा, मैं नहीं, जो हो चुका है मैं उसकी बात बता रहा हूं। फ्यूचर में ऑब्वियसली अगर जो लोग गिल्टी होंगे उनकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, वो तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब बड़े बड़े राजनेता जेल की सलाखों में चले गए तो ये तो नॉर्मल से काम करने वाले कर्मचारी जिन्होंने कुछ किया होगा। ठीक, अब बात आती है यहां पर सब लोग, क्या पूरे विश्व में, क्या हर भारतवासी को यह नहीं पता कि जिस तरीके से वैश्विक क्राइसिस चल रही है, जिस तरीके से इंटरनेशनल युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका का युद्ध चला, ऐसी सिचुएशन में जबकि सप्लाई चेन ग्लोबल इफेक्ट हुई है तो महंगाई बढ़ेगी। इसमें मतलब ये बात आरबीआई ने भी कही है। ये बात ये आशंका है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। लालचंद जी, समस्या मेरी ये नहीं है, देश भी जानता है कि ऐसा होगा और वो उसके लिए तैयार है। लेकिन जब राहुल गांधी, जिनको कि परजीवी पार्टी कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो वो परजीवी पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ करके देश के ऊपर आने वाली क्राइसिस के ऊपर अपना परजीवीपन लाने की कोशिश कर, पूजा जी की बात, हर क्राइसिस पहले पूजा जी उसके बाद ऋषि जी, पहले पूजा जी समस्या आती है। ठीक, पूजा जी की बात। भाजपा के प्रवक्ता जब जितनी बार कांग्रेस को कहता है कि वो पैरासिटिक पार्टी है, तो मुझे ध्यान आता है कि भाजपा पैरासिटिक पार्टी है। उठा करके आप देखेंगे हर जगह पे इन्होंने पैरासिटिक तरीके से बनाया, और ये तो इतने खतरनाक पैरासिटिक है कि जिसके साथ में जो गठबंधन करते हैं उसको पूरी तरीके से निचोड़ करके खत्म कर जाते हैं, पूरा पैरासाइट का जो है कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये जो पेपर लीक का मामला है, अकाउंटेबिलिटी ये लेते हैं, तो अगर ये अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो राहुल गांधी आपके बारे में कहते थे कौन डायरेक्टर को हटाया गया होगा, और एटीए के डायरेक्टर को हटाने के बाद ये सब आप लोगों के लिए कहा गया भैया, कि नहीं ये एटीए के जो डायरेक्टर है वो सही है, और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को एक सीट ना दी, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जो सीबीएसई में आपको अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी को एक सीट नहीं दी और चिरकुट पार्टी बोला। अच्छा पूजा जी मेरे को ये बताइए, पूजा जी ये चिरकुट पार्टी कौन है? पूजा जी ये चिरकुट पार्टी कौन है? अखिलेश कौन है? ये स्टेटमेंट किसके थे? उनके लिए जो कंपनी कौशल जी ऐसे ही 8 तारीख वाली बैठक के लिए पार्टियां छिटक रही हैं, आप और ज्यादा उसमें नमक डाल रहे हैं, और ज्यादा नमक डाल रहे हैं। डीएमके ऐसे ही छिटकी पड़ी है, टीएमसी ऐसे ही
टूट रही है। कौशल जी और ज्यादा इंडी में नमक डालने का काम कर रहे हैं। हमारा डिबेट आज पेपर ऋषि शंकर मिश्रा जी, हाँ पेपर लीक पर नहीं था, बिल्कुल ये डिबेट बिल्कुल वहां पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल डिबेट तो बात प्राइम थी मिनिस्टर ने आर्थिक जो कुछ कहा है जी और जो बिल्कुल विपक्ष कर रहा है, उससे निराशा संबंधित बनाम डिबेट आशा है। की बात। तो ऋषि वहां शंकर पर मिश्रा फोकस होनी ऋषि चाहिए। जी देखिए, मैं अध्यक्ष जी के बात से सहमत हूँ। जब 14 में नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट मिला तो आम आवाम और देश के आम आवाम को उम्मीद थी कि ये सरकार परफॉर्म करके दिखाएगी, लेकिन जो हालात है वर्तमान में उससे हम लोगों को तो निराशा हुआ है। ठीक है, ऋषि जी परफॉर्म नहीं किया। ठीक है ऋषि जी मेरे को ये बताइए, परफॉर्म नहीं किया। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से लेकर के आज यहाँ खड़ा कर दिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया। इतनी बड़ी ग्लोबल क्राइसिस में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और फ्रेजाइल 5 में थे। ठीक है, राष्ट्रमंच पर अब समय भी समाप्त हो रहा है, समय भी समाप्त हो रहा है। लास्ट टिप्पणी में कर दीजिए, एक लाइन देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस निष्कर्ष पर हैं जी कि इस देश के विपक्ष को देश में भड़काऊ हिंसाजनक वक्तव्य देके, कभी डेड इकोनॉमी है, कभी जेएनजी बढ़ाएगा। अगर एक साल में इमरजेंसी नहीं लगा, अगर एक साल में इमरजेंसी नहीं लगा तो राहुल गांधी देश के सामने क्या करेंगे? ठीक है, वो ऐसी बहुत सारी बातें हो चुकी है। कितना पाबंद कीजिएगा, क्या करेंगे? ये भी जिम्मेवारी होनी चाहिए ना बोलने के कीजिएगा। शुक्रिया। फिलहाल अवधेश कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे साथ जितने भी ऋषि शंकर मिश्रा जी, पूजा जी और कौशलकांत मिश्रा जी, राष्ट्रमंच के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सही है कि देखिए, जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आप सब जानते हैं। ये बात मैं आर्थिक मोर्चे पर कर रहा हूं, राजनीति में तो खैर वैसी कोई बात है ही नहीं। आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं वो आप सब जानते हैं। उसका सबसे कम असर भारत पर पड़ा, ये भी आप जानते हैं। आगे चल करके असर ना पड़े, इसके लिए पूरी कोशिश सरकार को करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन निराशा वाली कोई बात कहीं पर है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए आप सभी का, और हमारी पूरी टीम को दीजिए आज अनुमति। नमस्कार।